हेलो स्टूडेंट। हमने पहले भी बताया है कि हम इस अनसॉल्व सीरीज़ में उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके 2024 पाठ्यक्रम में दिया गया था, अर्थात 2024 की बोर्ड परीक्षा में जो सिलेबस में दिया गया है हम उन क्वेश्चनों को नहीं ले रहे हैं 2024 के सिलेबस में जो नहीं है। तुम्हारा जो अगला सेट है सेट सी ए है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में फर्स्ट का खा है। देखिए पूछा गया इसमें द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित प्रश्न है बैलेंस चैप्टर का। 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। इसको आप दो प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला तो आप एक नियम से भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट सूत्र से लगा सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? परसेंटेज W/W यानी द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ये आपका सूत्र होता है। देखिए क्या क्या दिया गया है। W/W परसेंटेज आपको दिया गया है और विलेन का द्रव्यमान दिया गया है, तो रख दीजिए। यहाँ पे आप रखेंगे 10 बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 बटा 200। आप इन दो जीरो को कैंसिल आउट कर सकते हैं। बचेगा क्या? दो नीचे बचेगा, दो उधर इस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। यानी आप क्या लिखेंगे? विलेय का द्रव्यमान बराबर 10 गुणे 2 यानी कि 20 ग्राम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसमें जो 20 ग्राम का ऑप्शन होगा वो सही होगा। मैं इसमें ऑप्शन नहीं लिया क्योंकि कैलकुलेट करना था। इसको दूसरे तरीके से लगा सकते हैं आप। लिखा हुआ 10% W/W, तो इसका मतलब क्या होगा? 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम सोल्यूशन यानी कि विलेन में। तो आज 200 ग्राम में पूछा गया था, तो 200 ग्राम में कितना हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा। 100 में 10 तो 200 में 20 ग्राम। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये आपका सेकंड मेथड है एक एक नियम से, जो यूनिटरी मेथड होता है उससे है ये। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी कि के 2.3 इंटू 10⁵ लीटर मोल, ये लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। तो इसका आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। ये आपका मात्रक दिया गया है। देखिए इसके लिए ट्रिक हम बता देते हैं आपको। ट्रिक में क्या करना है आपको? जब भी फर्स्ट ऑर्डर जैसा या कुछ भी दिया गया है, फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है आपको, क्रिया की कोटि सेकंड ऑर्डर का निकालना है, या पता करना है दिए गए मात्रक से कि किस अभिक्रिया कोटि का है, तो आप क्या करिए, जो लीटर की पावर दिया गया हो, लीटर का घातांक लिखा हो, जो लीटर का घातांक, लीटर के घातांक में आप एक प्लस करिए और आपको इससे अभिक्रिया की कोटि पता चल जाएगी। अभिक्रिया कोटि पता करने के लिए दिए गए वेग स्थिरांक के मात्रक में लीटर का घातांक जो दिया गया हो उसमें एक जोड़ दीजिए। आप देखिए यहाँ लीटर का कितनी घात है, लीटर के ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब घात कितनी है? एक है। यानी इसमें क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? आप लीटर की घात एक है और एक में कितना जोड़ना है आपको? एक जोड़ना है, यानी कि दो आएगा। इसलिए अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होगी। जो अभिक्रिया होगी वो द्वितीय कोटि की होगी। मान लीजिए वेग स्थिरांक दिया गया है, उसमें
जो अब मात्रक दिया गया है उसमें लीटर है ही नहीं, तो आप लीटर के साथ जीरो मान लेंगे, तो जीरो में एक जोड़ोगे तो प्रथम कोटि की आ जाएगी। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में लीटर नहीं दिया गया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर होगी उसमें के मात्रक में, यानी कि विशिष्ट अभिक्रिया दर यानी कि वेग स्थिरांक के मात्रक में के मात्रक में लीटर नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप लीटर के साथ जीरो मानेंगे और जीरो में एक जोड़ोगे तो एक आ जाएगा। अगला पूछा गया है क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है। अब देखिए क्षारक, जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं जो अनुवांशिक पदार्थ में पाए जाते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहले तो प्यूरिन, मैं पूरा बता दे रहा हूँ आपको, प्यूरिन। दूसरे होते हैं पिरामिडिन। पिरामिडिन, प्यूरिन और पिरामिडिन दो प्रकार के होते हैं। प्यूरिन मुख्यतः जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को ए से लिखते हैं, ये एडेनिन है, एडेनिन, एडेनिन हो गया, और ग्वानिन, ये दो होते हैं। दूसरे साइटोसिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये साइटोसिन है, साइटोसिन है, ये थायमिन है, टी थायमिन को लिखा जाता है, और यूरेसिल के लिए लिया जाता है, यूरेसिल के लिए, यूरेसिल के लिए। देखिएगा, एक तो थायमिन आपको ध्यान देना है, और दूसरा यूरेसिल। जो थायमिन होता है, थायमिन, थायमिन केवल डीएनए में होता है। थायमिन केवल डीएनए में पाया जाता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। जबकि जो यूरेसिल होगा केवल आरएनए में पाया जाता है। तो आपका आंसर जो होगा, पूछा गया था आरएनए में नहीं होता है, तो आरएनए में क्या नहीं होगा, आरएनए में आपका थायमिन नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा थायमिन। थायमिन जो होता है वो आपका, वो केवल डीएनए में होता है, तो आरएनए में नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैनिजारो अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कैनिजारो अपक्रिया, देखिएगा, पहली बात देखिए कैनिजारो क्या होता है। कैनिजारो वह एल्डिहाइड था कीटोन या ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा एच होता है, ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनके पास अल्फा एच नहीं होता है, कीटोन जिसके पास अल्फा एच नहीं होता है ना, जिनके पास अल्फा एच नहीं होगा वो कैनिजारो देंगे। कैनिजारो में क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा एच नहीं होता है वह NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल बनाते हैं, तथा एल्कोहल बनाते हैं, समझिएगा। मैंने आपको कैनिजारो बता दिया, एक नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, याद रख सकते हैं आप इनको। तो आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, पहला दिया बेंजिल है, बेंजोइक अम्ल दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया था आपका। देखिएगा, क्वेश्चन नोट कर लिया करें, इसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला जो है आपका बेंजोइक अम्ल दिया गया, तो बेंजोइक अम्ल क्या होता है, बेंजीन के साथ लगा हुआ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजोइक अम्ल होगा, है ना। तो इसके पास अल्फा स्थान कौन सा, ये है, ये आपका ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह के
अल्फा स्थान ये है, अल्फा स्थान पर यहाँ पर कोई एच नहीं होगी। कार्बन कितने बार बनाता है? 4। तो ये जो कार्बन अल्फा स्थान है यहाँ पर चारों बाण बने हुए, कोई एच की जगह नहीं है, इसलिए अल्फा स्थान पर एच नहीं है। अगर इसका विस्तृत संरचना आप जानना चाहते हैं तो देखिएगा, ये देखिएगा, मैं आपको एक बता देता हूँ। ये आपका है, यहाँ पे अल्फा स्थान, यहाँ पे देखिए कोई एच नहीं है ना। लेकिन हमने क्या बताया है? एल्डिहाइड तथा कीटोन, ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये आपका आंसर नहीं है। दूसरा है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है देखिए, दूसरा ऑप्शन आपका बेंजिल्डिहाइड दिया गया। बेंजिल्डिहाइड क्या होगा? बेंजिल्डिहाइड भी बेंजीन के साथ लगा हुआ CHO एक एल्डिहाइड समूह, बेंजिल्डिहाइड। इसके पास भी अल्फा एच नहीं है, इसके पास भी अल्फा एच नहीं होगा। क्रियात्मक समूह कौन सा है? बेंजिल्डिहाइड है। तो ये आपका एक आंसर होगा, लेकिन आप आगे जो है ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। बेंजिल्डिहाइड, इसके पास अल्फा एच नहीं है। जब ये NaOH के साथ क्रिया करेगा तो ये एक तो बेंजोइक अम्ल बनाएगा, दूसरा बेंजिल एल्कोहल बनाएगा। एक CHO जो है COOH में परिवर्तित होगा, जो NaOH के साथ में लेकर के साल्ट बना लेगा। दूसरा ये बेंजीन के साथ में ये CHOH जो है CH2OH में परिवर्तित हो जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया, थर्ड ऑप्शन, देखिएगा क्या है। तीसरे ऑप्शन में आपको शायद टालविन दिया गया है। इधर उधर ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे जो हैं नाम यही दिए गए हैं। टालविन, टालविन क्या होगा? CH3 लगा होगा, बेंजीन रिंग के साथ में CH3 लगा होगा। अब यहाँ पे कोई देखना कोई मतलब नहीं है, ये आप देखो, ये क्या है? अल्फा नहीं है, लेकिन ये एल्डिहाइड है, ना ही तो कीटोन है, तो ये भी आपका नहीं होगा। जो लास्ट ऑप्शन आपको शायद दिया गया है वो देख लेते हैं क्या दिया गया, फार्मिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? फोर्थ ऑप्शन, फार्मिक अम्ल HCOOH होता है। इसमें अल्फा एच तो नहीं है, अल्फा स्थान ही नहीं है, तो अल्फा एच की बात ही नहीं। दूसरी बात, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो आपको किस में देखना है? एल्डिहाइड या कीटोन देखना है। जिनके पास अल्फा एच ना हो वही कैनिजारो क्रिया देंगे, अल्फा एच ना हो। जिनके पास होता है वो क्या देते हैं? वो एल्डोल अपक्रिया देते हैं। नहीं हो, जिनके पास अल्फा एच नहीं होंगे वही एल्डिहाइड कीटोन कैनिजारो क्रिया देंगे। इस प्रश्न में आपका जो आंसर होता है वो आंसर जाएगा बेंजिल्डिहाइड, बेंजीन के साथ लगा हुआ एल्डिहाइड। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कार्बिल अमीन क्रिया, या कार्बिल अमीन अभिक्रिया कौन देता है? देखिए, कार्बिल अमीन जो होता है वो 1 डिग्री अमीन की पहचान के लिए होता है। 1 डिग्री अमीन की पहचान के लिए क्या होता है? 1 डिग्री अमीन जो होते हैं वो क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एक्वस यानी कि जलीय केवच की उपस्थिति में एल्किल साइनाइड बनाते हैं, एल्किल साइनाइड बनाते हैं। और एक विशेष गंध आती है, जिससे क्या होता है, पहचान हो जाती है कि ये 1 डिग्री अमीन है। अब इसमें आप देख लेंगे कौन 1 डिग्री अमीन है कौन नहीं है, बस इससे आपका कंफर्म हो जाएगा कि कौन कार्बिल अमीन देगा। देखिए, अगर इसको ओपन करके लिखो तो नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन लगा हुआ है, तो ये आपका 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। 1 डिग्री अमीन, ये आपका 1 डिग्री अमीन हो गया। इसको अगर देखोगे तो इस नाइट्रोजन से 2 CH3 लगे होंगे, 2 CH3 लगे होंगे, तो ये 2 डिग्री अमीन है आपका। इसे देखिए, नाइट्रोजन से 3 CH3 लगे हुए हैं, या 3 कार्बन सीधे जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन से जितने कार्बन सीधे जुड़े हों वही उसकी डिग्री बताता है, तो ये आपका 3 डिग्री अमीन है। और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है, ये लिखने में थोड़ी गलती हुई है, ये C2H5 का होल ट्वाइस NH है, तो इसको भी जब आप लिखोगे तो N नाइट्रोजन से 2 C2H5 लगे हुए हैं, 2 एथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका भी 2 डिग्री अमीन है। तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, आप यहाँ पर खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कार्बिल अमीन देगा। जो 1 डिग्री अमीन होगा, और इसमें 1 डिग्री अमीन कितने हैं? एक ही तो है, तो आपका पहला मेथेनामाइन या मेथिल अमीन भी कह सकते हैं, कार्बिल अमीन अभिक्रिया देगा। चलिए हम आगे देखते हैं।
अभी रिटर्न वाले प्रश्न हैं सभी आपके, जो 2 अंक के दिए गए हैं। हम देखते हैं इसमें दूसरे का गा का फर्स्ट पूछा गया, किसी विलेन की चालकता तंत्वा के साथ क्यों घटती है। तो चालकता चालकता विलेन में चालकता कौन बढ़ाता है, कौन करता है, इसमें आयन करते हैं। जो भी आयन होंगे, चाहे प्लस आयन हो चाहे माइनस आयन हो, यही चालकता बनाते हैं विलेन की। यही जो है विलेन की चालकता निर्धारित करते हैं। लेकिन जब किसी विलेन में आयन जो घोले गए हैं, वो सभी के सभी आयन उपस्थित हैं एक निश्चित रेशियो में। अगर इसमें आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो क्या होगा, इन आयन के बीच में दूरी ज़्यादा हो जाएगी और एकांक क्षेत्रफल में आयन की मात्रा जो होगी वो कम हो जाएगी। जिससे क्या होगा, जो आयन विद्युत धारा को ले जा रहे थे, अब उनकी संख्या कम हो जाएगी। जिससे क्या होगा, विद्युत धारा की चालकता कम हो जाएगी, अर्थात विलेन की चालकता कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, विलेन की तनता, यानी कि विलेन में पानी मिलाने पर, तनु करने पर विलेन को, विलेन की तनता बढ़ाने पर, विलेन की तनुता बढ़ाने से एकांक क्षेत्रफल में आयनों की संख्या घटती है। क्या होता है, आयनों की संख्या घटती है। आयनों की संख्या घटती है जिस कारण या जिससे विलेन की चालकता घटती है, जिससे विलेन की चालकता घटती है, विलेन की चालकता घटती है। समझ गए बात को। तो ये क्वेश्चन है, देखिए दूसरे का गा सेकंड, 298 केल्विन पर 0.20 मोलर पोटेशियम क्लोराइड विलेन की चालकता 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इसकी मोलर चालकता क्या होगी। तो मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है, देखिएगा, मोलर चालकता, मोलर चालकता बराबर होता है, मोलर चालकता का सूत्र होता है चालकता बटे मोलरता या सांद्रता। अब हम आपको एक सजेशन देते हैं कि अगर चालकता सेंटीमीटर इनवर्स में दिया गया हो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, तो आप चालकता को 1000 से गुणा कर दीजिए, 1000 से गुणा कर दीजिए। लेकिन यदि ये मीटर में दिया गया हो तब आप गुणा ना करें, तभी आपका आंसर आएगा। या फिर सेंटीमीटर में दिया गया है तो उसमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने से अच्छा है आप उसको ऐसे 1000 से गुणा करके लगा लीजिए। अब देखिए मोलर चालकता कितना दिया गया है आपको, 0.248 दिया गया है। तो मोलर चालकता निकालना है आपको, 0.248 अपान 1000 अपान सी दिया गया 0.20। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, देखिए आपका 0.20 फिर से जब गुणा करेंगे आप इसको तो 248 हो जाएगा अपान में 0.20। फिर आप जब दशमलव हटाएंगे एक, तो इसके आगे 2 जीरो लगा सकते हैं, 2 अंक हटाएंगे 2 जीरो लगा सकते हैं। तो 248 डबल जीरो अपान में 20। अब इसको काट दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 2 1 जा 2, 2 जा 4, 4 2 4 जा 8 और 0 का 0, यानी आपका आ जाएगा 1240, 1240। मात्रक इसका लिख सकते हैं आप, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या इसका दूसरा मात्रक होता है, साइमन को हम मोहो भी कहते हैं, ओम का उल्टा होता है, ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं इसको, मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसलिए लिख देते हैं इसको कि ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में ऐसे ही पूछा जाता है। उसको आप ओम इनवर्स करके भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये सभी मात्रक हैं इसके। तो आपका ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए
N2O5 2NO2 और हाफ ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता दी गई है 1.2 इंटू 10⁻² मोल प्रति लीटर। 30 मिनट बाद ये सांद्रता 0.20 इंटू 10⁻² मोल प्रति लीटर रह गई। आपको वेग स्थिरांक की गणना करनी है। देखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के बराबर होता है वेग स्थिरांक का 2.303 अपान में टी लॉग बेस 10 में रहेगा ये नॉट यानी प्रारंभिक सांद्रता अपान ए टी समय पर सांद्रता। तो इस प्रकार से आप ये सूत्र याद रख सकते हैं। देखिएगा आगे, अब आपको टी दिया गया है 30 मिनट, ये नॉट दिया गया है आपको, ए नॉट यानी प्रारंभिक सांद्रता देखिएगा कितना दिया गया है 1.24 इंटू 10 की पावर 1.24 इंटू 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर दिया गया है। आपको ये टी 30 मिनट बाद सांद्रता दी गई है 0.20 इंटू 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर और आपको समय इसमें दिया गया है 30 मिनट। आपको मिनट सेकंड में परिवर्तित करोगे तो जो आंसर आएगा सेकंड इन्वर्स में आएगा, नहीं परिवर्तित करोगे तो मिनट इन्वर्स में आएगा। मान रख दीजिए के बराबर 2.303/30 लॉग ई नॉट का मान 1.24 इंटू 10 की पावर -2 अपान 0.20 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। इसमें आप 0.1 अंक खिसकाएंगे तो आपका के बराबर 2.303 अपान 30 लॉग 12.4/2 लिख सकते हैं इसको आप। और जब फर्दर इसको भाग करोगे तो log 6 आएगा और log 6 की वैल्यू दी गई है के इक्वल 2.303 अपान 30 लॉग 6.2 और log 6.2 की वैल्यू आपको दे रखी है प्रश्न में, आप देखिएगा। नहीं भी दिया हो तो log 10 तक कम से कम आप मान को याद रखिए ताकि कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा के बराबर 2.303 अपान 30 log 6 की वैल्यू आपको दी गई है 0.7924। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे 30 को पहले हम इसका डिवीजन कर लेते हैं। आप कैसे भी करके हल कर सकते हैं। के बराबर 2.303 जब आप डिवाइड करोगे इसको तो ये आएगा लगभग 0.0264 के आसपास। फिर आप इसको गुणा करेंगे तो ये समथिंग 0.0607 के आसपास आएगा। अब इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 6.07। 2 अंक इसका में दशमलव, दाहिनी तरफ 2 के घात माइनस लगाएंगे और ये जो इसका आंसर आएगा वो मिनट इन्वर्स में आएगा, है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो समय इन्वर्स में होता है। क्योंकि समय हमने मिनट में लिया था यहाँ तो ये मिनट इन्वर्स में आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है तीसरे का गा। हम उन क्वेश्चनों को छोड़ दे रहे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है इस वर्ष। पूछा गया द्विदंतुक लिगेंड क्या होते हैं। द्विदंतुर लिगेंड क्या होते हैं ये पूछा गया है। द्विदंतुर लिगेंड या लिगेंड लिखा होता है कहीं कहीं।
देखिएगा, ऐसे लिगेंड ऐसे लिगेंड ऐसे लिगेंड जिनके पास संकुलन के समय, जब उपसहसंयोजी बनता है, संकुलन के समय दो परमाणु केंद्रीय धातु आयन से केंद्रीय धातु आयन जो होगा, सेंट्रल मेटल जो होगा, केंद्रीय धातु हो या आयन हो, कह सकते हैं आयन के रूप में हो सकता है या धातु ऐसे हो सकता है, आयन से दो दो उपसहसंयोजी बंध बनाए, उपसहसंयोजी बंध बनाए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे लिगेंड जो दो दाता परमाणु रखते हैं, इनके पास दो दाता परमाणु होते हैं और दोनों के दोनों दाता परमाणु उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, उन्हें हम द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे इथाइल डायमीन है, देखिएगा, इथाइल डायमीन CH2 इसके पास दो नाइट्रोजन होते हैं, इसके पास जो है दो नाइट्रोजन होते हैं, है ना, दो नाइट्रोजन होते हैं उपसहसंयोजी बंध बनाने के लिए। एक एग्जाम्पल का आ गया था, इसलिए मैंने एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। इसके अलावा ऑक्सलेट आयन भी ले सकते हैं आप। अगला पूछा गया उभयदंतुक लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड, ये उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं? उभयदंतुक लिगेंड, उभयदंतुर लिगेंड या लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, लेकिन उपसहसंयोजन बंध बनाते समय केवल एक ही परमाणु उपसहसंयोजी बंध बनाता है। ऐसे लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं, दाता परमाणु, किसके दाता? एकाकी इलेक्ट्रॉन के दाता परमाणु होते हैं, परंतु एक ही परमाणु उपसहसंयोजन के समय एक ही परमाणु उपसहसंयोजी या उपसहसंयोजी बंध बनाता है। उपसहसंयोजी बंध संकुलन के समय बनाता है, संकुलन के समय बनाता है। ऐसे याद रख सकते हैं आप। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, जैसे देखिए साइनाइड, कार्बन परमाणु चार्ज होता है। अब साइनाइड में हो सकता है कि जो है कार्बन ही अपने इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट करे, तो ये साइनाइड कहलाएगा। तो ये साइनाइडो बोला जाएगा, साइनाइडो। ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वह सहसंयोजी बंध बनाए, तो ये आइसोसाइनाइडो कहलाएगा, ये आइसोसाइनाइडो कहलाएगा। एग्जाम्पल इसका हो गया। अगला देख लेते हैं डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना। देखिए ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, जबकि फ्रक्टोज जो है एक कीटोज शुगर है।
तो सबसे पहले आप क्या करिए, 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन को श्रृंखलाबद्ध क्रम में लिखिए। अब लास्ट का जो CH2OH है वो लिख लेंगे हम ऊपर। एल्डिहाइड, आपका एल्डिहाइड समूह होता है ग्लूकोज में, ये हम ग्लूकोज का बना रहे हैं। तो CHO के पास वाले 2 कार्बन पर आपको OH दाहिने साइड लगाना है, बाकी शेष बचेंगे आप अल्टरनेट एक दाएं एक बाएं करके लगा सकते हैं ऐसे। बाकी वैलेंसी जो बचेगी आपको हाइड्रोजन से पूरा करना है। तो आपका ये डी ग्लूकोज हो जाएगा, डी ग्लूकोज है। अब फ्रक्टोज की संरचना बनानी है, तो देख लीजिए इसमें भी 6 कार्बन होंगे, जानते हैं आप अणुसूत्र दोनों का एक ही होता है। नीचे और ऊपर CH2OH रहेगा, और इसमें ऊपर से दूसरा कार्बन जो रहेगा वो कीटोनिक समूह रहेगा। नीचे से CH2 के बगल में जो 2 कार्बन होंगे उसमें दाहिने साइड OH लिखना है, बाकी अगले वाले पे अल्टरनेट यानी कि अपोजिट साइड में लिखना है। बैलेंसी आपको जो पूरी करनी है वो हाइड्रोजन से पूरी करनी है। इस प्रकार से ये आपका डी फ्रक्टोज का संरचना बन जाएगा। ये डी फ्रक्टोज की संरचना है, देख सकते हैं ये आपका डी फ्रक्टोज है, डी फ्रक्टोज है। अभ्यास करिए खूब इन सभी प्रश्नों का, और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। हम और बाकी शेष इस सेट की वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंचाएंगे। तब तक वीडियो को देखिए, रिपीट करके देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए।